बेटा लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक जो था बेटा ट्रेड के साथ डिस्कस कर लिया था। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करने से पहले हमें नॉन आइसोलेटेड सिस्टम और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम का बेटा आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की। तो सपोज मैं कर रहा हूँ अगर ये मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके ऊपर बेटा इसका क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम और मैं अब सपोज बेटा कर रहा हूँ कि इस सिस्टम के ऊपर कोई भी जो है ना एक्सटर्नल टार्क जो है वो लग रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल टार्क बेटा सिस्टम के ऊपर जो है लग रहा है। और ये बेटा क्या है, ये इस सिस्टम की क्या है, बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री। फिर उसके बाद सिस्टम बाउंड्री डिस्कस करने के बाद फिर आगे बेटा क्या है कि अगर आप इसके ऊपर कितना इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा कि जितना बेटा इसके ऊपर नेट टार्क एक्सर्ट होगा, जितना नेट टार्क बेटा एक्सर्ट होगा इसका मतलब है उतना इसके ऊपर क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बेटा आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा जो है सिस्टम वो डिस्कस कर लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं ये भी बताऊंगा कि ये डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें सपोज करता हूँ कि कोई एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ रहा है और बेटा इसमें क्या है कि ये यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। तो अब एंगुलर मोमेंटम के केस में अब क्या होगा कि अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं कि पहले तो मैंने कहा था कि मैं सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टार्क एक्ट कर रहा हूँ, तो अब एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रहा और ये वाला जो सिस्टम है यानी कि ये क्या है, ये सिस्टम की सिस्टम बाउंड्री है। फिर उसके बाद अब इसके बाद क्या होगा बेटा कि हम ये यूज करेंगे कि अगर सिस्टम के ऊपर भी हमने कहा कि एक्सटर्नल टार्क एक्ट कर रहा है तो जितना मोमेंटम टार्क एक्ट करेगा उतना मोमेंटम में चेंज आएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ नो टार्क इज इक्वल टू नो चेंज इन मोमेंटम। कि अगर टार्क ही एक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो है मोमेंटम टार्क एक्ट नहीं हो रहा तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो भी नहीं होगा। अब फिर इसके बाद इससे कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं कि अगर मैं कह देता हूँ कि डेल ई बेटा जो सिस्टम का है वो अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस बाउंड्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री के क्रॉस कोई भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रही। अब फिर इसके बाद यहाँ पे फिर मैं ये नेक्स्ट अब अगर मैं बात करता हूँ कि आप कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो टोटल है बेटा वो भी जीरो के करीब है, तो इसका मतलब है नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डेल के डेल बी की बात मैंने यहाँ पे कर दी और डेल टी एल की बेटा बात करता हूँ तो इसका मतलब ये अगर ये जीरो के इक्वल है नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, या मैं जस्ट इसको टॉर्क लिख सकता हूँ, नो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो बेटा इसमें ये सारा क्लैरिफिकेशन होगी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिस्कस करने के लिए बेटा मैं यहाँ इसकी अब एग्जांपल की बात करता हूँ कि सपोज एक बलून है। ठीक है, आप बेटा इस बलून के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो वर्क डन है इस बलून को स्क्वीज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, जितना भी आप इस बलून के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। तो जब आप बलून के ऊपर बेटा वर्क डन कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी बलून के पास, जब आप इसे स्क्वीज नहीं किया होगा या इसे कंप्रेस नहीं किया होगा, फिर इसके पहले इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी।
जब आप बेटा इसको स्क्वीज कर देंगे तो स्क्वीज करने से ये जो है इसके पास एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। तो उस एनर्जी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिस्टम जो होगा वो नॉन आइसोलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्स की तो इसके ऊपर तमाम डायरेक्शन से बेटा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जब नेट फोर्स की वैल्यू बेटा जीरो तो इसका मतलब इसके ऊपर कंजर्वेशन मोमेंटम के लिहाज से ये सिस्टम जो होगा ये आइसोलेटेड होगा। तो बताने का मेरा पर्पस यही था कि अगर इन तमाम क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी अगर हो जाएगी, मसलन जिस तरह हमने कहा मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व है, तो मोमेंटम के लिहाज से कंजर्व होगा, लेकिन दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से बात करेंगे, एनर्जी के लिहाज से बात करेंगे तो उसके लिहाज से बेटा क्या होगा, ये नॉन आइसोलेटेड सिस्टम होगा। फिर इसके बाद ये बलून को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट आगे हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो है हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसकी स्टेटमेंट बेटा क्या होती है। तो इसकी स्टेटमेंट के लिए मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बेटा ऐसे डिस्कस किया है, क्योंकि स्टेटमेंट में इसने इसकी स्टेटमेंट अगर लिखते हैं, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट on the system, then total angular momentum remains constant। तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर बेटा एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि उस क्या होगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं नो एक्सटर्नल टॉर्क की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब डेफिनेट कंसीडरेशन होगी कि मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने ये आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को बेटा जो है डिस्कस किया है। तो इसके बाद अगर मैं लिखता हूं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तमाम मोमेंटम्स का क्या होगा, सम होगा L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो Ln इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये फिर ये वाला जो प्रोडक्ट है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या मैं इसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं I और ओमेगा I इज इक्वल टू IF, और फिर इसके बाद लिख सकता हूं ओमेगा F। फिर इसके बाद इसकी बेटा एक्सप्लेनेशन में देता हूं, यहाँ पे इसकी इसको वेरीफाई करना है हमने डेली लाइफ में। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बेटा एप्लीकेबल होगा। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में तो सबसे पहले टर्म आ जाएगी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसमें बेटा आपके प्लैनेट्स, पीपल एज वेल एज जो है आप एटम्स टू मोलेक्यूल्स तक जो है ये क्या हो सकता है, ये उसके ऊपर भी बेटा एप्लीकेबल हो सकता है। फिर इसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हम कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो रिसेंटली अगर हम बेटा बात करते हैं पहले वाला जो केस है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, तो उसकी एग्जांपल मैं बेटा डिस्कस करने लगा हूं स्कैटर स्पिनिंग। आइस के ऊपर जो स्कैटरिंग वगैरह करते हैं उसमें क्या होता है कि जब वो अपनी बॉडी के करीब अपनी लेग्स की आर्म को क्लोज करते हैं तो बेटा उससे क्या होता है I1 इज इक्वल टू ओमेगा 1। मैं दोबारा से ये लिख रहा हूं कि जब वो बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू mr², और अगर इस मास अगर आपका बेटा क्या है कांस्टेंट है तो I का जो रिलेशन होगा वो R के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो अपने लेग्स को या अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के क्लोज करेंगे तो बेटा उससे क्या होगा कि R की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा क्या होगा, वो भी कम होगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर स्पीड बेटा उनकी मूव करने की जो रोटेशन की है बेटा वो इंक्रीज कर जाती है। फिर इसी तरह से अगर उन्होंने अपनी स्पिन को रोकना है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी स्पिन को रोकना है उन्होंने, तो अपनी स्पिन को रोकने के लिए वो अपनी लेग से आर्म को बेटा एक्सपेंड कर देंगे। तो जब एक्सपेंड कर देंगे R की वैल्यू बेटा ज्यादा हो जाएगी,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा ज्यादा हो जाएगी। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली उनकी जो स्पिन होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम जो है ये एप्लीकेबल होगा। इसके बाद इसकी बेटा दूसरी एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं डाइवर्स। जब डाइवर्स हैं बोर्ड से अपने को पुश करते हैं तो सेम ऐसे वो भी क्या करते हैं कि अपनी लेग से आर्म को अपनी बॉडी के क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेटा आर की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा जो है वो इंक्रीज कर जाती है तो इसमें से क्या होता है कि फिर आर कम होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटा क्या होगी, कम होगी। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी तो एंगुलर स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी तरह से वो फिर क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी को फिर खोल देंगे, जिसकी वजह से आर की वैल्यू फिर ज्यादा होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा फिर ज्यादा हो जाएगा, और एट द एंड उनकी एंगुलर स्पीड जो होगी फिर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल। अब तीसरी एग्जांपल जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि एस्ट्रोफिजिक्स। बेटा एस्ट्रोफिजिक्स के लिहाज से अगर हम देखें कि हमने आपकी बुक में वर्डिंग लिखी हुई है उसमें कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बेटा जो है मैसिव स्टार की एग्जांपल ली है। मैसिव स्टार कि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा कैसे कंजर्व रहता है। अब ध्यान से सुने, इसमें मैसिव स्टार में बेटा क्या होता है कि जब इसका लाइफ टाइम जो है वो एंड हो जाता है तो इसका सारे का सारा फ्यूल जो है वो यूज कर लेता है। तो जब सारे का सारा बेटा फ्यूल इसका जो वो यूज कर लेता है तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इसके दो पीसेस बन जाते हैं। एक पीस जो है वो स्पेस में चला जाता है, और फिर उसके बाद में जब मैसिव स्टार बेटा बर्स्ट होता है, इसका आउट बर्स्ट होता है। आउट बर्स्ट के नतीजे में इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम बेटा नाम देते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा। तो इसमें क्या होता है कि अब इसके जब ये सुपरनोवा बन जाएगा मैसिव स्टार, तो एक इसका पार्ट स्टार का जो होगा स्पेस में चला जाएगा। स्पेस का टेंपरेचर बेटा कम होगा, जिसके नतीजे में जब ये स्पेस में जाएगा तो वहां पे कंडेंस होके ये दूसरा प्लेनेट या स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा स्टार है, जो हाफ उसका पार्ट रहेगा, उसका जो इनिशियल डायमीटर बेटा था वो 10⁻⁶ किलोमीटर था, और जब ये कोलैप्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका जो डायमीटर होगा ये बेटा 10 किलोमीटर रह जाएगा। अब पहले मैस ज्यादा था, अब मैस क्या हो गया, कम हो गया। मैस कम हो गया तो बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एंगुलर स्पीड की वैल्यू जो होगी बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फिर उसके बाद अब क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन स्टार है ये कंसीडर किया जाता है कि जब ये न्यूट्रॉन स्टार आगे मूव करता है तो उसमें बेटा क्या होता है कि इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो प्रोटॉन्स के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो है न्यूट्रॉन स्टार जो है आगे मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका मैस कम हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है, ये कंसीडर किया जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार का मैस सन से ज्यादा हो जाता है। जब न्यूट्रॉन स्टार का मैस सन से ज्यादा हो जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो साइजेबल फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को बेटा अप्रोच कर जाती है। तो ये था बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होप सो कि आपको बेटा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला इससे आगे ऑनवर्ड नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से आपको मैं बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।